अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। अब मैं बुरी तरह फंस चुका था। पुलिस वाला मेरे सामने बैठा मुझसे सवाल कर रहा था कि मैं मुसलमान हूँ या हिंदू। मैं इसे ये भी नहीं कह सकता था कि मैं मुसलमान हूँ। वैसे भी मैं गोपीचंद अग्रवाल के नाम से ही होटल में मुकीम था। मैंने सार्जेंट से पूछा, आप क्या चाहते हैं? सार्जेंट ने कहा, हम आपको पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए आए हैं। आप मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं? सार्जेंट ने कहा, आप पाकिस्तान के जासूस हैं और होटल में हिंदू के फर्जी नाम से ठहरे हुए हैं। आपके पास क्या सबूत है कि मैं पाकिस्तानी जासूस हूँ? मैंने कहा। सार्जेंट ने कहा, सबूत आपको थाने में चलकर बता दिया जाएगा। इसने अपने करीब खड़े कांस्टेबल को इशारा किया, इसे गिरफ्तार करके ले चलो। मैंने एहतिजाज करते हुए कहा, देखिए आप गलती कर रहे हैं। मैं ज़रूर मुसलमान हूँ, लेकिन मैंने मुहिज कारोबारी मसलियत की वजह से अपने आप को यहाँ हिंदू जाहिर किया हुआ है। मेरे दोस्त सरकार के बड़े बड़े अफसर हैं, आपको बाद में पछताना पड़ेगा। सार्जेंट ने मेरी बात पर कोई तवज्जो न दी और दूसरे सार्जेंट के साथ कमरे से बाहर निकल आया। कांस्टेबल ने इसी वक्त मुझे हथकड़ी लगा दी थी, मुझे गिरफ्तार करके बाहर ले आया था। सिकंदर पार्किंग में हाशिम खान के साथ गाड़ी में बैठा बातें कर रहा था कि अचानक इसकी नज़र होटल के पोर्च की तरफ गई जहां पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। इसने देखा कि सिपाही मुझे लिए चले आ रहे हैं, मुझे हथकड़ी लगी हुई है। ये मंजर हाशिम खान ने भी देख लिया था। वो बोला, सिकंदर ये क्या देख रहा हूँ मैं? सिकंदर ने नीम मुर्दा सी आवाज़ में कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा, अब खामोशी बैठे रहो। पुलिस ने बॉस को पकड़ लिया है, ये सब कैसे हो गया? हाशिम बोला। सिकंदर सर हिलाते हुए कहा, मैं पहले ही कह रहा था कि मुझे इस्तवाई फ्रागनी मेहरा पर शक है। ये सारी मुखबरी इसी ने की है। अब क्या करें? हाशिम ने पूछा। सिकंदर बोला, अभी तो इस जगह खामोशी से बैठे रहो, नहीं तो हम भी पकड़ लिए जाएंगे। पुलिस ने मुझे एक गाड़ी में सवार कराया, बाकी सिपाही भी गाड़ी में बैठ गए और गाड़ियां तेजी से होटल के गेट से बाहर निकल गईं। सिकंदर बोला, हमारा राज फाश हो गया है, हमें एक सेकंड के लिए भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए, गाड़ी निकालो। हाशिम ने इसी वक्त इंजन स्टार्ट किया और तेजी से गाड़ी को पार्किंग के इलाके से निकाल कर होटल के बाहर सड़क पर ले आया। सिकंदर ने कहा, पुलिस की गाड़ी जिस तरफ गई हैं इसी तरफ चलो, कम से कम ये तो मालूम हो जाएगा कि भाई को कहाँ और कौन से थाने में ले जाया गया है। पुलिस की गाड़ियाँ कुशादा सड़क पर अभी ज़्यादा दूर नहीं गई थी। इनके ऊपर घूमने वाली सुर्ख और नीली रोशनी इनकी दूर से ही निशानदेही कर रही थी। हाशिम खान ने इनके पीछे अपनी गाड़ी डाल दी। सड़क पर दूसरी गाड़ियां भी जा रही थी। पुलिस की दोनों गाड़ियां हाशिम खान और सिकंदर को साफ नजर आ रही थी। इन्होंने उसका ताकुब जारी रखा। हाशिम खान और सिकंदर इसी शहर के रहने वाले थे। हाशिम खान कहने लगा, मेरा ख्याल है बॉस को नियाम पीली के पुलिस स्टेशन की तरफ ले जाया जा रहा है, अभी मालूम हो जाएगा। सिकंदर बोला। इसकी नजरें 150-200 गज के फासले पर जाती पुलिस गाड़ियों की नीली सुर्ख पत्तियों को देख रही थी। पुलिस की गाड़ियां मुख्तलिफ सड़कों पर से होती हुई एक 2 मंजिला पुरानी इमारत के अहाते में दाखिल हो गई। हाशिम इस इमारत के आगे से गाड़ी निकाल कर आगे ले गया। कहने लगा, मेरा अंदाजा दुरुस्त था, ये नियाम पुलिस हेडक्वार्टर है। अब क्या करें? होटल में वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सिकंदर बोला, फौरन अपने हाइड आउट की तरफ चलो, इस हादसे की खबर मुराद खान को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। हाशिम खान ने एक चौक में से गाड़ी को मोड़ा और सड़क पर डाल दिया जो इनके जनूब की तरफ जाती थी। सड़क पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी। हाशिम खान काफ़ी तेज़ गाड़ी चला रहा था। वो शहर से बाहर निकल आए थे और वीरान इलाका शुरू हो गया था। 15-20 मिनट के बाद वो इस छोटे से पहाड़ी जंगल में दाखिल हो गए जिसके एक टीले के दमन में इनकी खुफिया कमी गाह थी। हाशिम खान ने गाड़ी अंधेरे में एक जगह खड़ी कर दी और दोनों तेज तेज झाड़ियों और दरख्तों में से होते हुए आगे बढ़ने लगे। अब वो इस तंग रास्ते पर आ गए थे जो खुफिया हाइड आउट की एक कोठरी को जाता था। मुराद खान इस वक्त खुफिया कमी गाह में ही था। हाशिम और सिकंदर को देखकर बोला, खैरियत तो है? तुम दोनों इस वक्त कैसे आ गए? सिकंदर बोला, बॉस को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। चंद लम्हों के लिए मुराद खान सिकंदर का मुंह तकता रह गया। ये तुम क्या कह रहे हो? हाशिम खान बोला, हमने खुद बॉस को पुलिस के नरगे में गाड़ी में सवार होते हुए देखा है। बॉस को हथकड़ियाँ लगी हुई थी। मगर ये सब कुछ कैसे हो गया? सिकंदर और हाशिम खान चरपाई पर बैठ गए। सिकंदर बोला, मुझे यकीन है कि ये सारी मुखबरी इसी बदकार औरत रागनी मेहरा ने की है। मैंने पहले दिन ही कहा था कि ये औरत खतरनाक है और हमें होटल छोड़ देना चाहिए। मुराद खान गहरी सोच में डूब चुका था। हाशिम खान कह रहा था, पुलिस बॉस को नियाम पुली के पुलिस हेडक्वार्टर में ले गई है। मुराद खान बोला, ये बहुत बुरा हुआ, हमें इस वक्त उसकी बड़ी ज़रूरत थी। खुदा जाने इसके साथ पुलिस किस कदर तशद्दुद करेगी। सिकंदर बोला, सर हमें बॉस को हर हालत में पुलिस की कैद से निकालना होगा। इसमें कोई शक नहीं कि बॉस मौत को सीने से लगा लेगा, लेकिन हमारा नाम ज़बान पर नहीं लाएगा। लेकिन हम बॉस को भारतीय पुलिस के मुजालिम के हवाले भी नहीं कर सकते। मुराद खान ने कहा, इसको तो हम हर हालत में निकाल ही लाएंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ से निकलकर अपने दूसरी हाइड आउट में चले जाना चाहिए। चलो उठो, अपने आदमियों को भी आगाह कर दो, ये जगह खाली करके फौरन नंबर 2 हाइड आउट में पहुंच जाएं। मुराद खान ने इसी वक्त हाशिम खान को साथ लिया और खुफिया कमी गाह के अकबी रास्ते से जंगल में निकल आया। सिकंदर ने इसी लम्हे अपने मुजाहिदों को मुराद खान का ऑर्डर सुना दिया कि इसी कमी गाह को खाली करके दूसरी खुफिया हाइड आउट में पहुंचा जाए। इसके बाद वो सारे दूसरे रास्ते से होकर वहां पहुंच गए जहां इनकी गाड़ी खड़ी थी। इतने में हाशिम खान और मुराद खान भी आ गए। वो तीनों मुजाहिद गाड़ी में बैठे और गाड़ी रात की तारीकी में दूसरी खुफिया कमीनगाह की तरफ रवाना हो गई।
मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि दूसरी खुफिया कमीगाह का ठिकाना या विजयवाड़ा में था या किस जगह पर था। इस दूसरी खुफिया गाह में चंद एक दक्कन के मुजाहिद मौजूद थे जो रजाकाना तौर पर इस जहाद में शरीक थे और जिनके सीनों में इस्लाम और आज़ादी कश्मीर और इस्तेकाम पाकिस्तान का शोला रोशन था। मुराद खान इन सब का कमांडर था। इसने वहां आते ही इन सब की एक मीटिंग बुलाई और इन्हें सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया और बताया कि हमारा मुजाहिद इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और इसे हर हालत में दुश्मन की कैद से आज़ाद कराना है। ये सरफरोश रज़ाकार इस्लाम थे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी इस्लाम और पाकिस्तान की सलामती की खातिर कुर्बान कर देने का अज़म कर रखा था। लेकिन आजकल के इस जदीद साइंसी दौर में जज्बे के साथ वसाइल की भी ज़रूरत होती है जिनकी इन रज़ाकारों के पास कमी थी। इसमें कुछ शक नहीं था कि इनका दायरा कार आंध्र प्रदेश में काफ़ी फैला हुआ था। इसके बावजूद हुकूमत की ताकत और हुकूमत के बेपनाह वसाइल का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसे तदराक के लिए इन्हें बड़ी दानिशमंदाना हिकमत अमलियाँ अपनाना पड़ती थी। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मुराद खान इन सरफरोश मुजाहिदों में से हाशिम खान और सिकंदर भी मौजूद थे। मुखातिब करते हुए कहा, हमारा कमांडो इस वक्त पुलिस ने नयाम पुली के पुलिस हेडक्वार्टर में रखा हुआ है। आज नहीं तो कल इसे वहां पूछ के लिए किसी टॉर्चर सेंटर में ले जाया जाएगा जहां इसको अजियतें दे देकर ये मालूम करने की कोशिश की जाएगी कि इसके साथी कहाँ कहाँ रूपोश हैं। मैं ये भी जानता हूँ और तुम भी जानते हो कि हमारा कमांडो मौत को तरजीह देगा मगर अपनी जबान बंद रखेगा। लेकिन हम अपने कमांडो को जिंदा निकाल लाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने अपने वसाइल को काम लाते हुए ये मालूम करने की कोशिश करो कि पुलिस हमारे कमांडो को पुलिस स्टेशन से किस जगह ले जा रही है। इसके बाद हम इसे वहां से निकाल लाने की मंसूबा बनाएंगे। सुबह होते ही तुम्हें सबसे पहला काम यही करना होगा कि सारे शहर में फैल जाओ। जहाँ जहाँ हमारे हमदर्द मौजूद हैं इनसे रब्ता करो और सबको होशियार कर दो कि इस बात पर नजर रखें कि हमारे कमांडो को कौन से टॉर्चर सेल में ले जाया जा रहा है, क्योंकि कुछ पता नहीं कि पुलिस इसे रातों रात किसी टॉर्चर सेंटर में मुंतकिल कर दे। ये टॉर्चर सेंटर विजयवाड़ा में भी हो सकता है और किसी दूसरे शहर में भी हो सकता है। मुराद खान ने मीटिंग बर्खास्त कर दी। इसके बाद वो हाशिम खान और सिकंदर को लेकर एक कोठरी में बैठ गया और तीनों बदली हुई सूरत हाल पर गौर करने लगे। सिकंदर कहने लगा, ये खबर कांतिलाल को भी हो जाएगी कि सेठ अग्रवाल असल में मुसलमान था और इसे पुलिस ने जासूसी के शोबे में गिरफ्तार कर लिया है। मुराद खान बोला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस सूरत में पड़ सकता था कि अगर कांतिलाल ने हमारे कमांडो को खुद खुफिया कोड नंबर बता दिया होता, मगर ऐसी कोई बात नहीं हुई। कांतिलाल अपनी जगह पर मुतमईन है कि इसका खुफिया कोड नंबर इसके पास महफूज है और इस बारे में इसने किसी को कुछ नहीं बताया। हाशिम खान ने कहा, विजयवाड़ा में पुराने घाट वाला टॉर्चर सेंटर बड़ा अहम टॉर्चर सेंटर है और ख़तरनाक मुजीमों को इसी टॉर्चर सेंटर में ले जाकर पूछ की जाती है। मेरा ख्याल है हमारे कमांडो को भी इसी टॉर्चर सेंटर में रखा जाएगा। इसकी तस्दीक कल तक अपने सरफरोश कर लेंगे। सिकंदर ने कहा, अगर फ़र्ज़ कर लिया कमांडो को इसी पुराने घाट वाले अकूबत गाह में रखा गया है तो इसे निकालने के लिए कौन सी तरकीब कारीगर हो सकती है, क्योंकि इस टॉर्चर सेंटर के चारों तरफ 15 फुट ऊंची पुख्ता दीवार है जिस पर वाच टावर बने हुए हैं। सिक्योरिटी पुलिस की भारी नफरी वहां दिन रात मौजूद रहती है। मुराद खान बोला, सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस की नफरी तो हर टॉर्चर सेंटर में होती है। देखना यह है कि हम कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करते हैं। फिर इसने हाशिम खान की तरफ देखते हुए कहा, हाशिम खान, तुम ये मालूम करो कि पुराने घाट वाले टॉर्चर सेंटर में दाखिल होने वाले हमारे कमांडो को निकाल लाने के क्या क्या इम्कानात हो सकते हैं। हाशिम खान बोला, मैं सुबह पहला काम यही करूंगा। सिकंदर कहने लगा, विजयवाड़ा के बाद दूसरा बदनाम ज़माना टॉर्चर सेंटर हैदराबाद में है जिससे हम सब वाकिफ हैं। हो सकता है हमारे कमांडो को वहां पुलिस ले जाए। मुराद खान कहने लगा, हमें अपने तौर पर इसका सुराग लगाना होगा कि पुलिस हमारे कमांडो को कहाँ ले जाती है, जिसके बाद हम अपनी कीमत अमली तय कर सकेंगे। रात के 1 बजे के बाद ये लोग वहीं कोठरी में लेट कर सो गए। दूसरे रोज खुफिया कमीगाह के सरफरोश अपनी अपनी ड्यूटियों पर निकल गए। हाशिम खान भी निकल गया। सिकंदर को मुराद खान ने अपने पास ही रखा। दोपहर तक सारे मुजाहिद अपने अपने तौर पर सुराग रसानी करने के बाद कमीगाह पर वापस आ गए। इस सब की ज़बानी मालूम हुआ कि पुलिस कमांडो को यानी मुझे पुराने घाट वाले टॉर्चर सेंटर में ले गई है। 1 घंटे बाद हाशिम खान आ गया। इसने भी आकर यही बताया कि पुलिस ने इस वक्त पुराने घाट वाले टॉर्चर सेंटर में ही हमारे कमांडो को रखा है और इसे तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। मुराद खान ने पूछा, तो मुझे ये बताओ कि क्या पुराने घाट वाले टॉर्चर सेंटर में अपना कोई हमदर्द मौजूद है, ऐसा हमदर्द हो कि जिस पर हम भरोसा भी कर सके। हाशिम खान कहने लगा, ये मैं आज शाम तक मालूम कर लूंगा। मुराद खान ने कहा, लगता है हम लोग देर कर रहे हैं। हमें इस काम में देर नहीं करनी चाहिए। जो कुछ भी करना है हंगामी बुनियादों पर करना है। तुम्हें हर हालत में आज शाम तक ये मालूम करना होगा कि पुराने घाट में हमारा कोई काबिल एतमाद दोस्त है या नहीं। हाशिम खान इस वक्त चला गया। सिकंदर अली ने कहा, सर मेरा ख्याल है इस टॉर्चर सेंटर में अपना कोई आदमी नहीं है। मुराद खान बोला, ये तुम भी जानते हो सिकंदर के आंध्र प्रदेश में मुसलमानों की अभी भी अक्सरियत है और मेरी इतलात के मुताबिक पुराने घाट के टॉर्चर सेंटर में कुछ मुसलमान मुलाजिम भी हैं। अगर हमारा वहाँ कोई आदमी नहीं है तो हम किसी काबिल एतमाद मुसलमान की हमदर्दियाँ हासिल कर सकते हैं। इस्लाम के नाम पर तो हर मुसलमान अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। इसमें वक्त लग सकता है और वक्त हमारे पास नहीं है। सिकंदर ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन इसका फैसला हाशिम खान के आने के बाद होगा। मुमकिन है हाशिम खान किसी अपने आदमी का सुराग निकाल कर ले आए। ऐसा ही हुआ। शाम को हाशिम खान आया तो बहुत पुरुमीद दिखाई दे रहा था। वो तीनों एक कोठरी में बैठ गए। मुराद खान ने पूछा, हाशिम खान, लगता है तुम कोई अच्छी खबर लाए हो।
हाशिम खान ने कहा, मालूम होता है कि कुदरत भी हमारा साथ दे रही है, वो इस तरह से कि पुराने घाट वाले टॉर्चर सेंटर में अपना एक आदमी मौजूद है। ये तो बड़ी अच्छी बात हुई है, मुराद खान बोला। वो आदमी कौन है? हाशिम खान ने कहा। इसे हम सब जानते हैं और हमारी तंजीम का बड़ा पुराना और तजुर्बेकार मुजाहिद है। हाशिम खान ने इस मुजाहिद का नाम बताया तो मुराद और सिकंदर अली के चेहरे खुशी से खिल उठे। मैं इस मुजाहिद का असली नाम नहीं बताऊंगा, हम इसका फर्जी नाम कमाल बेग रख लेते हैं। मुराद खान ने कहा, मुझे मालूम ही नहीं था कि कमाल बेग आजकल पुराने घाट टॉर्चर सेंटर में काम कर रहा है। हाशिम खान बोला, वो पहले विजयवाड़ा के बड़े अस्पताल की डिस्पेंसरी में था, मगर पिछले 1 साल से वो पुराने घाट टॉर्चर सेंटर की डिस्पेंसरी में पोस्ट कर दिया गया है। कि तुम्हारी इससे मुलाकात हुई है? सिकंदर ने पूछा। हाशिम खान ने जवाब दिया, बड़ी तफसील से मुलाकात हुई है। जब मैंने इसे अपने कमांडो का जिक्र किया तो ये कहने लगा, हाँ, हमारे टॉर्चर सेंटर में एक पाकिस्तानी जासूस को लाया गया है। इसने मुझे हुलिया बताया तो मैंने कहा, ये हमारा कमांडो ही है। मुराद खान ने हाशिम से कहा, हाशिम खान, क्या इस वक्त तुम कमाल बेग को यहाँ ला सकते हो? गाड़ी तुम्हारे पास मौजूद है। हाशिम बोला, क्यों नहीं, मैं अभी जाकर ले आता हूँ, यही बेहतर है। मुराद खान ने कहा, मैं चाहता हूँ कि कमाल बेग के साथ सारी बात ज़बानी हो, तुम अभी निकल जाओ। हाशिम खान इसी वक्त खुफिया कमीगाह से निकल गया। मुराद सिकंदर से कहने लगा, सिकंदर, मैं इस मुजाहिद कमाल बेग को जानता हूँ, ये हमारी खुफिया कमीगाह में कभी नहीं आया। ये हमारे इन सरफरोशों में से है जो बाहर रहकर हमारे लिए काम करते हैं और जिनसे ज़रूरत के वक्त कभी कभार मुलाकात होती है। सिकंदर ने कहा, सर, यही वजह है कि मैंने कमाल बेग को पहले कभी नहीं देखा। मुराद खान बोला, बड़ा गाजी मुजाहिद है, 10-12 बरस से हमारी खुफिया तंजीम में शामिल है, ज़रूरत के वक्त हमारी तंजीम को बड़ी मुफीद मालूमात मुहैया करता है। वो 50 साल से ऊपर है, बड़ा कम सुखान और नमाज रोजे का पाबंद है और अपनी ड्यूटी का पक्का अवर है। इसी वजह से इस पर कभी किसी को शक नहीं हुआ। वो लोगों से मिलता मिलाता भी बहुत कम है। उन्होंने सवाल उठाया, सर, कमाल बेग जैसा कि हाशिम खान की ज़बानी मालूम हुआ है, बड़े अस्पताल की डिस्पेंसरी में काम करता रहा है और जाहिर है कि पुराने घाट टॉर्चर सेंटर में भी इसे डिस्पेंसरी में ही काम करना होगा। इससे हम क्या काम ले सकते हैं? मुराद खान बोला, मुझे मालूम है कमाल बेग बड़े अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की डिस्पेंसरी में हेड डिस्पेंसर था और यहाँ टॉर्चर सेंटर की डिस्पेंसरी में भी वो चीफ डिस्पेंसर होगा। अब कमाल बेग के आने के बाद खुद इसकी ज़बानी ही मालूम हो सकेगा कि वो मौजूदा सूरत हाल में हमारी क्या मदद कर सकता है। 1-1.5 घंटे के बाद हाशिम खान आ गया। कमाल बेग को वो लेकर आ गया था। दुनिया में कद का दुबला पतला और ढेर उम्र आदमी था। आंखों पर नजर की ऐनक लगी थी, चेहरे पर दाढ़ी थी, आंखों में बड़ी जानत की चमक थी। इसने खद्दर की बादामी रंग की अचक्कन के साथ खद्दर का पजामा पहन रखा था। सर पर खद्दर ही की मैली सी टोपी थी। शक्ल से वो मुसलमान बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन वो अपनी खुफिया तंजीम के लिए जो फराइज अंजाम दे रहा था, इनका तकादा था कि वो शक्ल सूरत से मुसलमान ना ही लगे तो बेहतर है। कमाल बेग मुराद खान से गले लगकर मिला। मुराद खान ने इसका सिकंदर से भी तारुफ करवाया। ये अभी अपने एक जियाला मुजाहिद है। इतने में वहाँ एक और मुजाहिद चाय से भरी हुई चैने को 4 प्याले रखकर चला गया। सिकंदर चाय बनाने लगा। कमाल बेग ने गांधी कैप उतार कर चक्कन की जेब में रख ली और मुराद खान से कहा, हाशिम खान ने मुझे बहुत कुछ बता दिया है। एक रात पहले हमारे टॉर्चर सेंटर में पाकिस्तानी जासूस को नीलाम पुलिस स्टेशन से मुंतकिल किया गया है। मैंने इसे इस तरह से देख लिया था कि जब इसे जिसका नाम हाशिम खान ने मुझे बताया है और टॉर्चर सेंटर का डॉक्टर प्रकाश मेहता इसका मेडिकल चेकअप करने के लिए गया था तो मैं डॉक्टर मेहता के साथ ही था। टॉर्चर सेंटर में जब भी कोई जासूस और खतरनाक मुजरिम लाया जाता है तो सबसे पहले इसका मेडिकल चेकअप होता है ताकि टॉर्चर सेंटर के चीफ रिटायर्ड मेजर कृष्ण कपूर को मालूम हो सके कि मुजरिम को पहले ही तो कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। डॉक्टर प्रकाश मेहता जब मुजरिम के मेडिकल चेकअप के लिए जाता है तो मुझे साथ जरूर लेकर जाता है ताकि अगर वो मुजरिम के लिए कुछ दवा तजवीज़ करे तो मैं वो दवा मुजरिम तक पहुंचा दूं। चुनांचे इस तरह मुझे तुम्हारे कमांडो को देखने का मौका मिल गया था। इतना कहकर कमाल बेग चाय पीने लगा। मुराद खान ने कहा, कमाल बेग, ये हमारा खास मुजाहिद कमांडो है, हमें हर हालत में इसे टॉर्चर सेंटर से फरार करवाना है। तुम हमें ये बताओ कि इस सिलसिले में तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो? कमाल बेग अपनी नज़र की ऐनक को नाक पर ठीक करते हुए जमाते हुए बोला, ये मेरे लिए अभी बताना मुश्किल है, मुझे 2-1 दिन का मौका दें, इसके बाद ही कुछ बता सकूंगा कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ। मुराद खान खामोश हो गया। सिकंदर अली और हाशिम खान भी खामोश बैठे थे। चाय की प्याली नीचे रखते हुए मुराद खान ने कहा, कमाल बेग, इन 2-1 दिनों में तो हमारे कमांडो पर टॉर्चर का सिलसिला शुरू हो जाएगा और इस टॉर्चर सेंटर में तो पाकिस्तानी और कश्मीरी मुजाहिदों के साथ दरिंदगी का सलूक किया जाता है। मुराद बेग ने आहिस्ता से कहा, पहले 2 दिन तक तो मुजरिम पर ज़्यादा तशद्दुद नहीं किया जाता, इससे बड़े अच्छे तरीके से पूछ-गुछ की जाती है, इसे मुख्तलिफ किस्म के लालच भी दिए जाते हैं। अगर वो अपने साथियों के नाम और इनके एड्रेस बता देगा और ये भी बता देगा कि वो मिशन पर भारत में दाखिल हुआ है तो इसे इनाम और कराम देकर छोड़ दिया जाएगा, इसे पाकिस्तान जाने की भी इजाज़त दे दी जाएगी। ये तरीका 2-3 दिन तक जारी रहता है। अगर मुजरिम इस पर भी कुछ ना बताए और अपनी ज़बान बंद रखे तो आहिस्ता आहिस्ता इस पर तशद्दुद करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। हाशिम खान ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि वो लोग कमांडो को इस दौरान किसी दूसरे टॉर्चर सेंटर में मुंतकिल कर दें, मिसाल के तौर पर हैदराबाद ले जाएं। कमाल बेग ने अपनी ऐनक का एक शीशा साफ करते हुए कहा, इस टॉर्चर सेल से कोई जिंदा मुजरिम मुश्किल से ही गया है, आमतौर पर इसकी मौत ही ले जाती है इसको बाहर।
सिकंदर ने फ़ौरन कहा, लेकिन चचा हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे मुजाहिद की यहाँ से लाश ही निकले। कमाल बेग बोला, खुदा ना करे, ये तो मैं भी नहीं चाहता। तुम लोग फिक्र ना करो, मुझे ज़रा से हालात का जायज़ा लेने दो, मुझसे जो हो सका करूँगा, ज़रूर करूँगा। इसके बाद कमाल बेग चला गया। हाशिम खान ने मुराद खान की तरफ देखकर कहा, क्या ख्याल है तुम्हारा मुराद? मुराद खान ने कंधे हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं कहा जा सकता। कमाल बेग ज़रूरत से ज़्यादा मोहतात आदमी है, लेकिन मेरा ख्याल है वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। हाशिम खान बोला, मेरा भी यही ख्याल है। कमाल बेग 3 दिन के बाद आया। ये 3 दिन मुराद खान, हाशिम और सिकंदर ने बड़ी बेचैनी से गुजारे। मुराद खान ने इसको आते ही पूछा, हमारे आदमी का क्या हाल है चचा? इन लोगों ने इस पर ज़्यादा तशद्दुद तो नहीं किया? कमाल बेग मुराद खान के पास बैठ गया और बोला, अभी तो इसे प्यार और मोहब्बत से सीधी राह पर लाने की कोशिश की जा रही है। अभी इस पर टॉर्चर शुरू नहीं हुआ, लेकिन लगता है कि 2-1 दिन में वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारा कमांडो कुछ नहीं बता रहा। सिकंदर बोला, वो इन्हें कुछ बताएगा भी नहीं। तुम्हारी इससे मुलाकात हुई है? मुराद खान ने पूछा। कमाल बेग ने जवाब दिया, हमारे लिए मुजरिमों से वहाँ मुलाकात करना आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान इन मायनों में है कि वो हमारे सामने कोठरियों में बंद होते हैं और हम दवाई देने के बहाने इन्हें जब चाहे मिल सकते हैं। मुश्किल इन मायनों में है कि हमारे मिलने से वहाँ के लोगों को शक पड़ सकता है, इसलिए हमें बड़ी एहतियात से काम लेना पड़ता है, क्योंकि इस टॉर्चर सेल में कश्मीरी मुजाहिदीन आते जाते रहते हैं। वो मुसलमान होते हैं और मैं भी मुसलमान हूँ। टॉर्चर सेल के हुक्काम को मुझ पर बड़ी आसानी से शक पड़ सकता है। फिर तुमने क्या फैसला किया है? मुराद खान ने पूछा। कमाल बेग बोला, मैं खुद हमारे कमांडो से बात करना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ मेरे वसाइल महदूद हैं। मैं सोशल एतबार से भी और अपनी ड्यूटी के एतबार से भी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि रात के वक्त पहरे पर मौजूद गार्ड्स पर फायरिंग करके इन्हें हलाक कर डालूँ और कोठरी के दरवाज़ा खोलकर हमारे कमांडो को वहाँ से भगा लाऊँ। मुझे अफसोस है कि ख्वाहिश रखने के बावजूद मैं ऐसा नहीं कर सकता। सिकंदर ने कमाल बेग की साइड लेते हुए इसका हौसला बढ़ाने के लिए कहा, चचा कमाल बेग ठीक कहता है। मुराद खान ने कहा, तो फिर कमाल बेग तुम क्या कर सकते हो? हमने तो अपनी सारी उम्मीदें तुम पर लगा रखी हैं। कमाल बेग कहने लगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता हूँ कि तुम मुझे कोई पैगाम लिख कर दे दो तो मैं इसे वहाँ पहुँचा दूंगा। हाशिम खान और मुराद खान जानते थे कि कमाल बेग अब इस उम्र में नहीं है कि वो किसी कमांडो मुजाहिद की तरह कोई दिलेरी का एडवेंचर कर सके। इसके बारे में इन्हें यह भी इल्म तक है, कमाल बेग बच्चों और पोते पोतियों वाला आदमी है और विजयवाड़ा में एक मोहतात और बेज़रत सी घरेलू जिंदगी बसर कर रहा है। इसका जज्बा हुर्रियत अपनी जगह पर, लेकिन वो कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाना चाहता था कि इसका ख़ानदान और उसकी औलाद की ज़िंदगी और उनका मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ जाए। चुनांचे मुराद खान ने यही फैसला किया कि कमाल बेग से इसकी इस्तात के मुताबिक काम लेना चाहिए। इसी लम्हे मुराद खान के जहन में एक मंसूबा आ गया। इसने कमाल बेग से पूछा, चचा ये बताओ कि कमांडो को जिस कोठरी में बंद किया गया है इसका हदूद और अरबा क्या है? कमाल बेग बोला, यह कुबतगाह के अहाते के जनूबी सिमत में है। वहाँ से टॉर्चर सेंटर के अहाते की दीवार कितने फासले पर है? कमाल बेग ने कहा, वहाँ से कुबतगाह के अहाते की दीवार मेरे अंदाजे के मुताबिक 10 फुट ही दूर होगी। ये दीवार कितनी ऊंची है? यही कोई 13-14 फुट ऊंची होगी। कमाल बेग ने जवाब दिया। मुराद खान ने पूछा, रात को वहाँ सिक्योरिटी और पहरे का क्या इंतजाम होता है? कमाल बेग सोचकर बोला, इस टॉर्चर सेल में कुल 8 कोठरियाँ हैं जो एक दूसरे के आमने सामने बनी हुई हैं। दरमियान में 7 फुट चौड़ी राहदारी है। रात के वक्त 4 पहरेदार चल फिर कर पहरा देते हैं। इनके पास बंदूकें होती हैं। क्या लोग फौजी होते हैं? हाशिम खान ने पूछा। कमाल बेग ने कहा, नहीं, ये टॉर्चर सेंटर के ही मुलाजिम होते हैं, लेकिन इन्हें थोड़ी बहुत तरबियत दी गई है। वो खाकी वर्दी में मलबूस होते हैं। मुराद खान ने पूछा, रात के वक्त टॉर्चर सेल के अहाते में और कहाँ कहाँ पहरा होता है? कमाल बेग बोला, 4 पहरेदार तो बड़े गेट पर ही होते हैं। गेट का सलाखों वाला दरवाज़ा रात को ही बंद कर दिया जाता है। 2 पहरेदार गेट के अंदर की जानिब और 2 गेट के बाहर की जानिब पहरे पर होते हैं। इसके अलावा 2 पहरेदार अहाते की दीवार के अंदर की जानिब गश्त लगाकर पहरा देते हैं। हाशिम खान ने कहा, सुना है इस टॉर्चर सेल के अहाते की दीवार पर वॉच टावर भी मौजूद हैं, जहाँ मोर्चे बनाकर भी सिपाही बैठे होते हैं। कमाल बेग ने कहा, यह मचान वाले 2 मोर्चे हैं। आज से 2 बरस पहले वहाँ मशीन गन पोस्ट बनाई गई थी। इस ज़माने में कश्मीर के महाज से कश्मीरी मुजाहिदीन को लाया जाता था, मगर अब कश्मीरी मुजाहिदीन को विजयवाड़ा के बजाय हैदराबाद के टॉर्चर सेंटर में लाया जाता है। सुनाचा इसके बाद ये मचान वाले टावर बेकार हो गए और वहाँ से मशीन गनें भी हटा दी गई। मुराद खान ने कहा, इसका मतलब है कि रात के वक्त सिर्फ अहाते के अंदर ही पहरे पर आदमी मौजूद होते हैं और इनके पास भी सिर्फ बंदूकें ही होती हैं, स्ट्रेन गन नहीं होती। जो सिपाही गेट पर पहरा देते हैं इनके पास स्ट्रेन गनें ज़रूर होती हैं। बाकी गार्ड्स के पास स्ट्रेन गनें नहीं होती, बंदूकें ही होती हैं। इसकी एक वजह यह है कि आज तक इस पुराने घाट वाले टॉर्चर सेल से कभी कोई मुजरिम या मुल्जिम फरार नहीं हुआ। मुराद खान ने कमाल बेग से कहा, चचा तुम्हें अब कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम तुम्हारी पोजीशन को बखूबी समझते हैं। तुम हमारी सिर्फ इतनी मदद ज़रूर करो कि हमें इस टॉर्चर सेल का एक अंदरूनी नक्शा बना दो, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि कौन सी कोठरी किस जगह पर है। कमाल बेग बोला, ज़रूर बनाए देता हूँ। कागज़ पेंसिल ला कर दे दो। मैं कोई नक्शा नवीस तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे नक्शे से आप लोग सारा अंदरूनी हदूद और हरबा समझ जाएंगे। सिकंदर अली इस वक्त दूसरी कोठरी से एक रजिस्टर और मार्कर ले आया। कमाल बेग ने रजिस्टर खोलकर सामने रख लिया और सफ़ेद सफ़े पर मार्कर की मदद से टॉर्चर सेल की 4 दीवारी बनाने लगा।
इसके बाद दरमियान में आमने सामने 8 कोठरियां चौकोर डब्बों की शक्ल में बनाई। इनमें से एक कोठरी पर निशान बनाकर कहने लगा, यह वो कोठरी है जिसमें हमारा कमांडो है। ये जनूब की सिमत में तीसरी कोठरी है। मुराद खान, हाशिम और सिकंदर बड़े गौर से इस निशान वाली कोठरी को देखने लगे। कमाल बेग ने लकीरों की सूरत में ही टाचा सेल का बड़ा गेट भी बनाया। कोठरियों के पीछे जनूबी सिमत इसने 2 छोटे गोल दायरे बनाते हुए कहा, यह इमली के 2 दरख्त साथ साथ उगे हुए हैं। ये बहुत बड़े दरख्त हैं और इनकी शाखें अहाते की दीवार पर झुकी हुई हैं। मुराद खान और हाशिम खान वगैरह ने इन दरख्तों की पोजीशन को भी बड़े गौर से देखा। मुराद खान ने कहा, यहाँ पुलिस की बैरकें कहाँ हैं? कमाल बेग ने कहा, पुलिस की यहाँ कोई बैरिक नहीं। इन्हें रात को सोने वगैरह के लिए गेट के पास ही 2 कोठरियाँ मिली हुई हैं। ये लोग रात को वहीं सोते हैं। इनका असला भी इनकी कोठरियों में ही होता है। पुलिस की कुल कितनी नफरी है और इनके पास हर वक्त कितना असला मौजूद रहता है? कमाल बेग ने कहा, मेरा ख्याल है 15-20 पुलिस वाले होंगे। इनमें 6-7 टॉर्चर सेल के अपने वावर्दी सिपाही हैं। बाकी पुलिस के पास असले की भारी तादाद नहीं होती। चंद एक के पास ट्रेन गने हैं, बाकी बंदूकें हैं।